नमस्कार, दोपहर के 12 बज गए हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं शुभांकर। गुजरात की 93 विधानसभा सीटों पर दूसरे दौर का मतदान जारी है और 4 घंटे तक लगातार वोटिंग हो चुकी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार जारी है। इन सब के बीच में इस 4 घंटे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल समेत तमाम दिग्गजों ने अपना वोट डाला। भूपेंद्र पटेल ने वोटिंग के बाद यह दावा किया कि बीजेपी इस बार रिकॉर्ड सीटों से दोबारा सरकार बनाएगी। तो सुबह 11 बजे तक 19.06% मतदान गुजरात में हुआ। सामान्य वोटिंग है जैसा पिछली बार देखने को मिला था। कुछ कुछ जगह हैं जहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जैसे छोटा उदयपुर, यहां पर 23.35। उधर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी वोट डाला है। और अब आपको दिखाते हैं वोट परसेंटेज कहां पर कितने फीसद वोट पड़े हैं। तो गांधीनगर की बात करेंगे तो यहां वोटिंग अच्छी हुई है, 20.39%। अहमदाबाद की बात करेंगे तो यहां वोटिंग थोड़ी कम हुई है, 16.51%। आनंद में भी वोटिंग सही हुई है, 20.38%। अरावली की बात करेंगे तो 20.38%। अहमदाबाद हमने आपको दिखाया, आनंद आपको दिखाया, गांधीनगर आपको दिखाया। सुबह 11 बजे तक का वोट परसेंटेज जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं और पिछली बार की तरह सामान्य वोट परसेंटेज यहां देखने को मिल रहा है। बनासकांठा की बात करेंगे तो 21.02, यहां पर अच्छी वोटिंग हुई है। छोटा उदयपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, 23.35%। दाहोद में 17.83% और खेड़ा की बात करेंगे तो 19.63% यहां वोटिंग हुई है। मेहसाणा की बात करेंगे तो 20.66%। महिसागर की बात करेंगे तो 17.06%। पंचमहल में 18.74% और पाटन की बात करेंगे तो 18.18% वोटिंग यहां पर देखने को मिली है। इसके अलावा अगर बाकी इलाकों की बात की जाए तो साबरकांठा में 22.18%, वडोदरा में 18.77%, गांधीनगर में 20.39% और अहमदाबाद में 16.51% वोट परसेंटेज यहां देखने को मिला है। तो गुजरात के तमाम जो बड़े शहर हैं उनका हाल हम आपको बता रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज वहां फिलहाल क्या रहा है और ये 11 बजे तक के सुबह के आंकड़े हैं। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वोट किया और साबरमती में वोट डाला। सड़क पर चलते हुए स्याही का निशान दिखाया और जिस दौरान वो निकले उस दौरान मोदी मोदी के नारे जो थे वो भी लगे। लोकतंत्र का ये उत्सव गुजरात के, हिमाचल के और दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। मैं इलेक्शन कमीशन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। હું ગુજરાતના મતદારોનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એમણે આ લોકતંત્રના ઉત્સવને આન બાન શાન સાથે ઉજવ્યો। ખૂબ ઉત્તમ પ્રકારે ચર્ચાઓ કરી। ગુજરાતની જનતામાં નીર ક્ષીર વિવેક છે એ સાંભળે બધાનું અને જે સત્ય છે તેને સ્વીકારવાનો ગુજરાતનો સ્વભાવ છે અને સ્વભાવના અનુસાર આજે ભારી માત્રામાં બધા મતદાન પણ કરી રહ્યા છે। હું ગુજરાતના મતદાતાઓનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને આપ સૌને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। નમસ્કાર।
तो साबरमती से प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे, जहां पर वोट डाला। गृह मंत्री ने अहमदाबाद में डाला। लेकिन एक बार आपको तस्वीर दिखाते हैं दिग्गजों की। वो तमाम दिग्गज जो आज दूसरे चरण में वोट डालने पहुंचे। अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं, जो अहमदाबाद में वोट डालते हुए नजर आए। हार्दिक पटेल, आनंदीबेन पटेल, भूपेंद्र पटेल। तो बीजेपी के तमाम दिग्गज जो हैं, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज सेकेंड फेज में वोट करते हुए। हार्दिक पटेल जो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़कर आए हैं, इस बार बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं उनसे और उनके जरिए मिलने वाले वोट से। भूपेंद्र पटेल आपको नजर आ रहे हैं। आनंदीबेन पटेल जो हैं, वो भी आपको यहां पर नजर आ रही है। और अमित शाह अहमदाबाद से आपको नजर आ रहे हैं। तो ये फिलहाल 5 तस्वीरें, बीच में प्रधानमंत्री मोदी, साबरमती से, अहमदाबाद में अमित शाह और सभी से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गजों ने की है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अमित शाह की तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह अहमदाबाद में थे और अहमदाबाद में उन्होंने वोट डाला। आपको बता दें, राड़िप इलाका है जहां पोलिंग बूथ में मतदान करने पहुंचे। युवक युवतीओने विनंती करूं છું કે આપનો મત જરૂર આપો અને ગુજરાતના અઢી દાયકાની વિકાસ યાત્રાને આગળ વધારો। ગુજરાતનો વિકાસ એ ફક્ત ગુજરાતનો વિકાસ નથી, ગુજરાતના વિકાસના માધ્યમથી દેશના વિકાસ કરવાની ગુજરાતની પરંપરાને આપણે જાળવી રાખવાની છે અને સમગ્ર ભારતના વિકાસનો પાયો જ ગુજરાતનો વિકાસ હોઈ શકે। ઔદ્યોગિક મૂડીરોકાણ, 100% એનરોલમેન્ટ, 0% ડ્રોપઆઉટ રેશિયો, ગરીબી ઉન્મૂલનના સમગ્ર કાર્યક્રમ અને સર્વસ્પર્શીય સર્વસમાવેશક વિકાસનું મોડેલ સમગ્ર દેશને આકર્ષી રહ્યું છે। એ વખતે ગુજરાતના સૌ મતદાતાઓને હું વિનંતી કરું છું કે આ વિકાસના મોડેલને વધુ સુદૃઢ કરવા માટે તમારો મત જરૂર આપો અને 5 વાગ્યા પહેલા રેકોર્ડ મતદાન કરી ગુજરાતના વિકાસમાં સહભાગી થાઓ। तो अमित शाह को आप सुन रहे थे। अब ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कौन कौन से दिग्गज यहां वोट डालते हुए नजर आए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भूपेंद्र पटेल, नितिन पटेल, शंकर सिंह वाघेला, विजय सक्सेना, इसके अलावा हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर। ये तमाम वो लोग जिन्होंने अपना वोट डाला और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तमाम दिग्गजों की। तो यहां तस्वीरें दिखा रहे हैं। हार्दिक पटेल आपको नजर आ रहे हैं, आज उन्होंने भी वोट डाला है और दूसरे चरण में बीजेपी को काफी ज्यादा उम्मीदें हार्दिक पटेल से हैं। अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल, 2 युवा नेता जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। और हम आपको सुनवाते हैं, हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आज तक से बातचीत की। आज क्या कुछ कहा उन्होंने वोटिंग के बाद। हार्दिक भाई, वोट कर दिया है आपने, क्या कुछ मुद्दे लेके आज गुजरात की जनता वोट करेगी? क्या कुछ मुद्दे विरमगाम के रहेंगे? विरमगांव का मुद्दा डेवलपमेंट पे है और वो डेवलपमेंट जो लगातार यहाँ के लोगों को वंचित रखा है। यहाँ विकास की बात करें तो जिला बनाना है अपनी तहसील को। कुछ गांव ऐसे जहाँ पर भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिसके कारण पानी नहीं पहुँच रहा है, वहाँ पानी पहुँचाना है। तो निश्चित रूप से विरमगांव के लोग विकास को और मजबूत करने के लिए वोट डाल रहे हैं और गुजरात के लोग सुरक्षा और सलामती जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में कायम की है उस पर वोट डाल रहे हैं। तो आपको लगता है कि क्या जो बीजेपी को सफलता मिलेगी इस बार, क्योंकि थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, त्रिकोणीय लड़ाई हम देख रहे हैं? एंटी इनकम्बेंसी तो आप यूपी में भी बोलते थे, उत्तराखंड में भी बोलते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कभी एंटी इनकम्बेंसी नहीं रही। भरोसा और मजबूत होता है, बढ़ता है। यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, पिछली बार 10,000 से ज्यादा मत मिले थे उनको, तो क्या आपको लगता है गेम मीडिया वाले को मालूम नहीं है कि यहाँ कैंडिडेट कौन है आम आदमी पार्टी का? अभी भी आप एक ही नाम लिख रहे हैं जो बीजेपी में खुद है। तो पहले जान लीजिए कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट कौन है। तो आम आदमी पार्टी पूरे गुजरात में परफॉर्म नहीं कर पाएगी? निश्चित रूप से एक सीट से अधिक नहीं आएगी। एक सीट भी नहीं आए तो आए। बीजेपी की कितनी सीट आएगी? 150 से अधिक। कितने कॉन्फिडेंट लग रहे हो आप विरमगाम से, क्योंकि ये ऐसे कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ है? जब आप भी कॉन्फिडेंट है कि मैं जीत रहा हूँ? काफी कॉन्फिडेंट, मतलब आप भी कॉन्फिडेंट है?
तो यहां पर आपको कुछ ग्राफिक्स हम और दिखाते हैं। देखिए, गुजरात चुनावों में दूसरी फेज का गणित क्या है। सामान्य सीटें जो हैं वो 74 हैं कुल 93 सीटों में से, और एससी सीटें बात की जाए 6 है, एसटी सीटों की बात की जाए तो वो 13 नजर आती है। तो फिलहाल ये दूसरे फेज का गणित जो आपको दिखा रहे हैं, और 93 सीटें 74 सामान्य, 13 एसटी की और 6 एससी की यहां पर है। और उधर मेरे सहयोगी गोपी ने एक और बीजेपी के युवा नेता अल्पेश ठाकुर से बातचीत की थी, वो भी आपको सुनवाएंगे हम, लेकिन उसके पहले ये लगातार आपको ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। देखिए, गोधरा की बात की जाए तो यहां पर ये 2017 के चुनावों में 39 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 41% वोट शेयर था। बीजेपी के पास 51 सीटें आई थी, 48.82% वोट शेयर था। इस बार दोनों पार्टियों को उम्मीदें हैं कि इस परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेहतर करेंगे। कौन बेहतर कर पाएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन पिछली बार जो मुकाबला था वो काफी हद तक टक्कर का था, क्योंकि वोट परसेंटेज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। और इस बार दोनों पार्टियां आश्वस्त हैं कि हम बेहतर करेंगे। तो गोधरा का ये रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, सीटें कहां कहां कितने उम्मीदवार जो हैं वो यहां पर है। तो आम आदमी पार्टी ने 93 उम्मीदवार उतारे हैं, बीजेपी ने 93 उतारे हैं, बीटीपी के 12 उम्मीदवार है, ओवैसी की पार्टी के 7 उम्मीदवार है, और कांग्रेस के यहां पर 90 उम्मीदवार हैं। तो ये उम्मीदवार हम आपको बता रहे हैं कि इन 93 सीटों पर इस बार किसके कितने उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी ने सभी 93 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, बीजेपी ने भी सभी 93 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, बीटीपी के 12 उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के 90 उम्मीदवार हैं, और ओवैसी की पार्टी के भी 7 उम्मीदवार हैं। और यहां पर देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में सीधी सीधी लड़ाई जब होती है, 1998 में 117 सीटें बीजेपी के पास थी, 53 सीटें कांग्रेस के पास थी। 2002 में यह आंकड़ा और बढ़ा, 127 बढ़ा, कांग्रेस 51 पर सिमट गई। इसके बाद 117, 59, 115, 61 2012 में, और सबसे कम 1998 के बाद से जो आंकड़ा आया था वो था पिछली बार साल 2017 में, जब कांग्रेस बढ़कर 77 हो गई थी और बीजेपी 99 हो गई थी। मेरे साथ इस वक्त 3 सहयोगी मेरे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं गोपी के पास चलूंगा जो गांधीनगर में मौजूद है। गोपी, वहां कुछ हलचल नजर आ रही है हमें। बिल्कुल, देखिए शुभांकर, इस वक्त जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हैं हीराबा, वो यहाँ पे पहुंची हुई है, व्हीलचेयर के जरिए वो यहाँ पे पहुंची है। पोलिंग स्टेशन जो कि अहमदाबाद का रायसन का, ये गांधीनगर क्षेत्र का जो रायसन का ये है, वहां पे वो पहुंची हुई है। उनके साथ पंकज मोदी और उनकी माताजी जो है, ये दोनों यहाँ पे पहुंची हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दृश्य, 100 साल की उम्र की है वो, बावजूद उसके यहाँ पे वो वोट डालने के लिए पहुंची हुई है। सीधा सिंबल है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां जो है हीराबा, वो यहाँ पे पहुंची हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके जो भाई है वो उनके साथ यहाँ पर आए हुए हैं, और साथ ही उनका जो पूरा परिवार है, पंकज मोदी का जो पूरा परिवार है वो यहाँ पे पहुंचा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 साल की उम्र के बावजूद व्हीलचेयर में उनको लाया गया है। उनकी माँ हीराबा जो है वो यहाँ पे पहुंची हुई है। और यहाँ पे आप ये दृश्य देख सकते हैं, वो पोलिंग स्टेशन के अंदर उनके भाई के साथ जाती हुई अंदर दिख रही है। और व्हीलचेयर पर वो पहुंची हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिलहाल वो पोलिंग स्टेशन के अंदर पहुंच चुकी है। और जो दृश्य है, अपनी आमतौर पर अक्सर वो चुनाव के वक्त पे, चुनाव में अक्सर वो यहाँ पे वोट डालने के लिए आती है। और वैसे में इस बार भी, चाहे वो कॉर्पोरेशन का चुनाव हो शुभांकर या लोकसभा का चुनाव हो, वो हर बार आती है वोट डालने के लिए। और पंकज मोदी के साथ वो यहाँ पे पहुंची हुई है, जो वो पोलिंग स्टेशन है वहां पे पहुंची हुई है। बड़ी तादाद में जो पुलिस कर्मचारी है वो यहाँ पे तैनात है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर इस वक्त वो वोट डालने के लिए पहुंची हुई है। जी, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, क्योंकि गोपी शायद बाहर मौजूद है, लेकिन अंदर की तस्वीरें इस वक्त आज तक के जरिए हम आपको दिखा रहे हो। और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा जो हैं वो वोट डालने के लिए पहुंची। जैसा गोपी बता रही थी, 100 साल उनकी उम्र है, उसके बावजूद वोट डालने का जज्बा है। और देखिए, यहां पर अंगूठा लगा रही हैं वो, तमाम कागज वेरीफाई करने के बाद यहां से वो अंदर जाएंगी, वोट कास्ट करेंगी। और ये अपने आप में लोकतंत्र के लिहाज से एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है कि 100 साल की उम्र में भी वोट डालने का जज्बा जो है वो उनके अंदर मौजूद है, और वो वोट डालने के लिए आई हैं। गोपी ये भी बता रही थी कि सिर्फ यही चुनाव की बात नहीं है, आप कोई भी चुनाव बात कर लीजिए, लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए या फिर नगर निगम के चुनाव होते हैं, हर चुनाव में वो वोट डालने जाती हैं। और लोकतंत्र का जो ये पर्व है चुनाव, उसमें
अपनी भागीदारी को वो सुनिश्चित करती हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा, जो कि 100 साल उनकी उम्र बताई जाती है, वो यहां पर मतदान करने के लिए पहुंची हैं। और गोपी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। गोपिया, गांधीनगर का ये कौन सा पोलिंग स्टेशन है जहां पर वो पहुंची हैं? और तस्वीरें लगातार हम अंदर दिखा रहे हैं जहां पर उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए 2 लोग उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जज्बा, इस जज्बे को सलाम जिसमें वो लोकतंत्र के पर्व में वोट डालने पहुंची। बिल्कुल शुभांकर, देखिए ये जज्बा ही है जो 100 साल की उम्र में वो यहाँ पे वोट डालने के लिए पहुंची हुई है। आपको दिखाते, ये रायसन प्राथमिक शाला है जहाँ पे वो पहुंची हुई है। ये उन्हीं का घर का जो इलाका है, क्षेत्र, वहां पे वो पहुंची हुई है। और देखिए, ये लोकतंत्र को मजबूत अगर बनाना है तो मत बहुत जरूरी है। और यही संदेश जो है वो उनके जरिए दिया जा रहा है कि 100 साल की उम्र होने के बावजूद व्हीलचेयर में वो यहाँ पे पहुंची। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गांधीनगर पहुंचे थे, उनके घर गए थे, उनके साथ करीब आधे घंटे का वक्त जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी मां के साथ बिताया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश होता है। जब वो यहाँ पे पहुंचती है तो वो भले ही 100 साल की है तो उसकी लिहाजा उसके तो एक बड़ा मैसेज होता है उन वोटरों के लिए जो युवा है, जो वोट नहीं डालते हैं उनके लिए। लेकिन प्रधानमंत्री की मां होने की वजह से भी एक सीधा संदेश जाता है। प्रधानमंत्री के जो भाई है पंकज मोदी, जिनके साथ वो यहाँ पे गांधीनगर में रहते हैं, वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, पूरे परिवार के साथ यहाँ पे वोटिंग के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये गांधीनगर का रायसन का इलाका है। अक्सर आमतौर पर हमने देखा है कि वो सुबह सवेरे ही पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार ठंड की वजह से वो थोड़ा देरी से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और वोट डाल रहे हैं। देखिए, संदेश बेहद साफ है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट बेहद कीमती और बेहद जरूरी है। तो वैसे में हर किसी को वोट डालना चाहिए। यही संदेश के साथ वो यहाँ पे पहुंची हुई है। जब वो यहाँ पे आते हैं तो अक्सर, बिल्कुल गोपी, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां जो है वो अपना वोट डाल चुकी हैं। यहाँ पर वोट डाला उन्होंने, 2 लोग उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर उनके साथ मौजूद थे परिवार के। और कुछ लोग यहाँ पर बताया जा रहा है कि शायद निर्वाचन आयोग की टीम जो है वो भी यहाँ पर है उनके साथ मदद करने के लिए, क्योंकि उनकी उम्र जो है, उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए ये मदद उन्हें मुहैया कराई गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 100 साल की उम्र में यह जज्बा होना कि आप लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भूमिका को अदा करेंगे। और अब देखिए, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां आपको नजर आ रही हैं और वोट डाल चुकी हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आज तक पर एक्सक्लूसिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा ने मतदान किया है और मतदान के बाद अब वो यहां से बाहर निकल रही हैं। 100 साल उनकी उम्र है। कल प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया से लेकर टीवी पर सुर्खियां बनी थी। और उसके बाद अब इस वक्त जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो प्रधानमंत्री की मां को लेकर है। जो बड़ी बातें निकल कर आई वो ये कि हर चुनावों में अपनी भागीदारी को वो सुनिश्चित करती हैं और ये लोकतंत्र को मजबूत करने वाली सोच हर एक शख्स में होना चाहिए, हर एक व्यक्ति में होना चाहिए कि जब चुनाव हो आप अपने मत का उपयोग जरूर करें, जाएं वोट डालें। आपको यह अवसर मिलता है सरकार को चुनने का और उस अवसर को आप जरूर उठाएं, जाएं जिस भी राजनीतिक पार्टी को आप पसंद करते हैं उससे जाकर वोट दें। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गांधीनगर से और प्रधानमंत्री की मां हीराबा ने वोट डाला। ये देखिए, ये नीली स्याही यहां पर दिखाई जा रही है। नीली स्याही वोट डालने के पहले जो लगाई गई थी इसे यहां पर दिखा रही हैं वो। और हीराबा यहां मतदान करने आई हैं। आप गोपी, ये नीली स्याही तो हम देख रहे हैं, उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया है तमाम लोगों का, कैमरे का, जो लोग उन्हें देख रहे हैं देश दुनिया में। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बड़ी खास है। हम चाहेंगे एक बार फिर आप प्रधानमंत्री की मां को लेकर हमें बताएं, क्योंकि आप गुजरात कवर करती रहती हैं। क्या हर चुनावों में उनकी भागीदारी ऐसी ही होती है, इतनी ही तत्परता देखने को मिलती है? क्योंकि इस उम्र में अगर वोट डालने आ रही हैं तो फिर बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा है जो अक्सर आलस में या किसी और बहाने से वोट डालने से बचने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल शुभांकर, ये हर उन आदमी के लिए प्रेरणा है जो वोट डालने आलस की वजह से नहीं जाता है। 100 साल की उम्र है, बावजूद उसके
खुद यहाँ तक वो जो अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसिलिटी भी खड़ी की है कि वो अपने घर पे जाके वहां पे वो वोट डाल सकते हैं। घर के अंदर ही 100 साल की उम्र से ज्यादा के जो लोग हैं वो वोट डाल सकते हैं, लेकिन नहीं, वो खुद यहाँ तक पहुंची है, खुद व्हीलचेयर में बैठकर मतदान केंद्र तक पहुंची, खुद अपना वोट डाला और खुद अपनी लीली साइन जो है वो उन्होंने दिखाया और मतदान का जो अधिकार है वो उन्होंने अपनी उंगली पर दिखाया। ये एक बेहद संदेश हम कहेंगे, एक ऐसा संदेश है जो हर किसी के लिए समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई लोगों से हम बातचीत कर रहे थे तब लोग ही ये कह रहे हैं कि अगर हम हमारे मतदान का जो अधिकार है अगर उसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमें ये बोलने का अधिकार नहीं है कि हमारा जनप्रतिनिधि ठीक नहीं है या वो हमारे लिए काम नहीं करता है। अगर जनप्रतिनिधि सही चाहिए तो हर किसी को मतदान करना चाहिए। ये एक सीधा संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां वोट डालने गई है, उस विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी दे दीजिए, कौन कौन उम्मीदवार हैं यहां से? बिल्कुल, देखिए ये भी बेहद दिलचस्प है। ये विधानसभा क्षेत्र आता है अल्पेश ठाकुर का। अल्पेश ठाकुर के लिए वो कह सकते हैं कि जो ये पूरा जो इलाका है यहाँ पे अल्पेश ठाकुर को इस बार बीजेपी ने टिकट दी है। बीजेपी की एक सिक्योर सीट मानी जाती है और वहां पे अल्पेश ठाकुर को ये टिकट दी गई है। जब अल्पेश ठाकुर से बातचीत हो रही थी तो अल्पेश ठाकुर ने ये साफ शब्दों में कहा कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहां पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डालने के लिए आते हैं और जहां मैं चुनाव लड़ रहा हूं वो गांधीनगर दक्षिण का जो सीट है वहां पे प्रधानमंत्री की माताजी वोट डालने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा इलाका है, ये अगर ठाकुर वोट बैंक की बात की जाए ठाकुर तो यहाँ पे करीब 60% के आसपास जो ठाकुर वोट है वो है। और देखिए प्रधानमंत्री की मां जो है वो अब यहाँ पे बाहर आ चुके हैं और सारे मीडिया कर्मी जो है वो अब उनके पीछे पीछे देखिए लगातार उनको यहाँ से आपको वो दृश्य दिखाने की मैं कोशिश करूंगी। अपने कैमरामैन अनिल जायसवाल को कहूंगी कि वो ये दृश्य दिखाए कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबा जो है वो कुछ ही मिनटों में बाहर आ जाएगी। जो पोलिंग स्टेशन है वहां से उनको बाहर लाया जा रहा है, वहां पे उनको बाहर लाया जा रहा है और आप देख सकते हैं ये दृश्य क्योंकि खुद यहाँ पे चलकर वो पहुंची थी और यहाँ पे उन्होंने खुद वोट डाला है। आप देख सकते हैं सारे जो मीडिया कर्मी है, क्योंकि हर कोई ये तस्वीर जो है वो अपने कैमरे में कैच करना चाहता है कि ये जो लम्हा है ये लोकतंत्र का बेहद महत्वपूर्ण लम्हा कहा जाता है। जब खुद प्रधानमंत्री की मां पहुंची है वो भी 100 साल की उम्र में। अक्सर हम लोग ऐसी स्टोरीज तो करते हैं कि 100 साल की उम्र में जो बुजुर्ग है वो वोट डालने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन ये भी तब जब खुद प्रधानमंत्री की मां यहाँ पे पहुंची हो तो ये लम्हा बेहद खास हो जाता है और ये लोकतंत्र में एक सीधा संदेश जो है वो भी देने की कोशिश की जा रही है। आप उसके साथ देख सकते हैं, उनके साथ उनके जो भाई है पंकज मोदी वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। उनकी माताजी जो है वो उनका पूरा परिवार जो है वो यहाँ पे पहुंचा हुआ है। कोशिश करेंगे पंकज भाई से बात करने की कि क्या कहते हैं वो, क्योंकि ये जिस तरीके से वो यहाँ पे पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पे पंकज मोदी जो है उनसे बात करने की हम कोशिश भी करेंगे कि वो क्या कहते हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ी में इस वक्त उनको बिठाया जा रहा है क्योंकि उम्र काफी ज्यादा है, 100 साल की उम्र है, खुद चल नहीं सकती है। व्हील चेयर के जरिए उन्हें यहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन है वहां पे लाया गया है और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी जो है ये सीधे तौर पर एक संदेश है वो उन लोगों के लिए जो वोट नहीं डालते हैं, उन लोगों के लिए ये संदेश है कि उनको वोट डालना चाहिए। अगर इस उम्र में भी यहाँ पे आके वोट डालते हैं तो लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना ही चाहिए। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी जो है वो यहाँ पे अपने उनके छोटे भाई पंकज मोदी के साथ यहाँ पे पहुंची हुई थी और कोशिश करेंगे पंकज भाई से बात करने की कि वो क्या कहते हैं। पंकज भाई,
पंकज भाई, क्या कहेंगे, मां ने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, क्या कहेंगे आप? पंकज भाई, बिल्कुल नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। चलिए, धन्यवाद कहा है उन्होंने कि इस उम्र में भी यहाँ पे पहुंची थी वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, और उनके जो पूरा परिवार है, जो छोटे भाई है पंकज मोदी जिसके साथ वो यहाँ पे रहते हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे। और देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करते। बताइए, यहाँ पे आप भी वोट देने के लिए आए थे या हीराबा को देखने के लिए आए? नहीं, वोट देने के लिए। हीराबा को भी दर्शन कर लिया। वोट देने भी आए और मौका मिला उसको मिलने का। क्या कह रहे हैं? हीराबा को मिलने का मौका मिला और वोटिंग करने आए हम। अच्छा, हीराबा को मिलने का मौका मिला। आप बताइए, वोट डालने आए थे या देखने के लिए आए? नहीं, देखने के लिए आए थे हम। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? सिर्फ देखने के लिए? जी, ठीक है गोपी। डाला? गुजरात में बची हुई 93 विधानसभा सीटों पर दूसरे दौर की वोटिंग जारी है, लेकिन इन सब के बीच में वो तस्वीर दिखाते हैं आपको जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 100 वर्षीय मां हीराबा वोट डालने के लिए पहुंची और यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया उन्होंने। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब प्रधानमंत्री की मां यहां वोट डालने पहुंची। बड़ी बात यह है कि जानकारियां निकल कर आई कि वो हर चुनावों में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करती हैं, फिर चाहे वहां के नगर निगम के चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, हर बार वो यहां पहुंचती हैं। और इस बार जब वो वोट डालने पहुंची तो क्या तस्वीरें थी वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 100 वर्ष की उनकी उम्र, और ये तस्वीर उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा जो वोट डालने से बचते हैं किसी बहाने को सामने रखकर। ये तस्वीर ये बताती हुई कि अगर प्रधानमंत्री की मां, जिन्हें सुविधा थी कि वो घर से भी वोट डाल सकती थी, अगर वो पोलिंग बूथ पर आकर वोट डाल रही हैं, तो फिर आप भी जब मौका हो तो वोट जरूर डालिए। किसे वोट डालते हैं वो आपका अपना अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी को जरूर सुनिश्चित कीजिए और वोट जरूर डालिए। लोकशाही का पर्व का उत्सव मनाया जा रहा है। प्रथम चरण के मतदान पूर्ण हो गए हैं। आज दूसरे चरण का मतदान शुरू हुआ है। ये दफा हम भारतीय जनता पार्टी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के सारे नंबर से ये चुनाव भी हम जीते। किसी न किसी को कब न कब तो रिटायर होना ही है। मैं 30 साल तक करीबन एमएलए रहा हूँ, मिनिस्टर रहा हूँ। गुजरात में लंबे से लंबे समय तक गुजरात की कैबिनेट में सभी सीएम के साथ मैंने काम किया है एज अ कैबिनेट मिनिस्टर। पिछले 5 साल में डेप्यूटी सीएम भी था। हमारी संगठन की सभी बॉडीज में मैं हूँ, तो मैं बहुत किया है और करूँगा। सर, पिछली बार जो सीटें आई थी कांग्रेस की 77 आई थी और कांग्रेस और बीजेपी के बीच का जो डिफरेंस था वो 15 से भी कम था। क्या लगता है आपको इस बार बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलीजुली कुछ बना सकती है? नहीं, कुछ नहीं होगा। लास्ट वक्त तो जो हुआ था वो आप जानते हो। उस वक्त जो पाटीदार अनामत आंदोलन हुआ था, इसके कारण कई रीजन में हमारी बीजेपी की सीटें कम हुई थी। वो सब बात अब चली गई है। सब हमारे साथ मिल गए हैं, सब हमारी पार्टी में शामिल भी हो चुके हैं और राष्ट्र सेवा में लगे गए हैं। तो इस बार गुजरात में, अभी तक गुजरात में जितनी सीटें सभी इलेक्शन में बीजेपी की आई है, उससे ज्यादा सीट हम लेंगे। और अब बात करते हैं उपचुनावों को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनावों के लिए मतदान जारी है। मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल यादव उम्मीदवार हैं। मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद खाली हुई सीट पर समाजवादी पार्टी के लिए अब प्रतिष्ठा का प्रश्न है। सैफई में अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि प्रशासन पूरी तरह से उनकी पार्टी के खिलाफ काम कर रहा। वहीं बीजेपी ने भी चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी की शिकायत की। आजम खान को 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद खाली हुई रामपुर सीट पर मतदान जारी है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आज रामपुर में वोट डाला। वहीं रामपुर में समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने बूथ के बाहर लगे उनके स्टॉल में तोड़फोड़ की है। तो फिलहाल ये तस्वीरें दिखाते हुए अखिलेश यादव मतदान करते हुए आए। रघुराज शाक्य जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं वो भी वोट करते हुए नजर आए। सैफई में अखिलेश यादव आपको नजर आ रहे हैं और लखनऊ से लेकर सियासत जो है वो अलग अलग जगहों पर गरमाई हुई है।
समाजवादी पार्टी की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्या कुछ आरोप है? आज तक ने डिंपल यादव से बातचीत की, जरा सुनिए। डिंपल यादव जी मौजूद हैं। बड़ा दिन है आपके लिए, आपने लगातार कैंपेनिंग करी है ग्राउंड पर। आज के दिन है, क्या कहेंगे जनता से? मैं जनता से अपील करना चाहूंगी, आपके चैनल के माध्यम से ज्यादा लोग जाएं, बूथों पे पहुंचे, अपना वोट डालें, अपने हक और अधिकार का इस्तेमाल करें। आपने ट्वीट करा है, लगातार ट्वीट हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, आप लोग शिकायत कर रहे हैं, इस पर कुछ कहेंगे? जी हाँ, जिस तरह से प्रशासन और सरकार लगातार लोगों को हैरेस कर रही है, कार्यकर्ताओं को हैरेस कर रही है, और जिस तरह रात को भी काफी इस तरह की प्रक्रिया हुई है क्षेत्र में जहां पैसे और शराब बांटी गई है, कोई हथकंडा छोड़ नहीं रही है, जहां ये प्रशासन नहीं छोड़ रहा, सरकार नहीं छोड़ रही है, तो इस वजह से ट्वीट हुए हैं मेरे अकाउंट। रघुराज शाक्य को बड़ा चैलेंज मानती हैं? मैं समझती हूँ क्षेत्र की जनता जिससे इतना विकास देखा है और लगातार विकास देखा है, यहाँ पे आप देखेंगे लोग संपन्न है, लगातार विकास हुआ है, तो इस क्षेत्र की जनता इस बार नेताजी के नाम पे वोट करने जा रही है। डिंपल यादव अगर जीत कर आती है तो वो जनता के लिए क्या करेंगे? मैं समझती हूँ 1 साल का मौका मिलेगा मुझे, तो जितना हो पाएगा मैं उतना करूंगी और फिर अगले चुनाव का देखेंगे। आखिरी सवाल छोटा सा, अखिलेश यादव ने आपको कोई टिप्स दिए, कुछ बताया हो कि कैसे आप चुनाव लड़िए? मैं समझती हूँ ये मेरा घर है, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र, और घर के लिए कोई टिप्स नहीं चाहिए होते। ऑल द बेस्ट आपको। डिंपल यादव, आपने देखा एक्सक्लूसिव, बताया कितनी तैयार हैं। कैमरामैन संदीप के साथ समर श्रीवास्तव। अभी मैं मतदान करके आया हूँ और ये मतदान, आज का मतदान नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि है। डिंपल ने भी मतदान किया है और जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ है, प्रशासन न जाने किसके आदेश पे काम कर रहा है। मुझे याद है जिस समय मैं नॉमिनेशन के पे जा रहा था, जानबूझ करके उन्होंने सबसे तगड़े लंबे पुलिस अफसर को सामने लगाया और जैसे फिल्मों में नहीं कोई गाड़ी रोकी जाती है, उस तरीके से गाड़ी रोकने का प्रयास किया गया था नॉमिनेशन के दिन। क्या ब्रीफिंग की गई है पुलिस को, उसका अंदाजा अंदर ही पता लग गया। जो पुलिस को ब्रीफिंग है वो ये है कि समाजवादी पार्टी को वोट ना पड़ने दिया जाए। अभी सुबह से लगातार शिकायतें आ रही हैं, केवल मैनपुरी लोकसभा की शिकायतें नहीं हैं, बल्कि रामपुर विधानसभा में जिस दिन से हम लोग वोट मांग करके आए हैं, जिस दिन से शुरुआत हुई है, उस दिन से प्रशासन लगा हुआ है कि वोट ना पड़ पाए। वोट ना पड़ने के सब तरीके अपनाए जा रहे हैं। मैं जब वहां रामपुर गया, हर चौराहे पर, हर सड़क पर पुलिस बड़ी संख्या में खड़ी थी। मुझे लगा कि ये पुलिस इसलिए खड़ी है कि सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन जब सभा स्थल पे हम लोग पहुंचे हैं तब ये पता लगा कि वहां पर लोग ना आ जाए सभा में, इसलिए पुलिस लगी हुई है। इधर रामगोपाल यादव ने कहा कि मैनपुरी में चुनाव बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि जनता बनाम सरकार है। इस वक्त प्रोफेसर रामगोपाल साहब हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। इस बार का चुनाव आपके लिए कितना अहम दिख रहा है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी का आरोप है कि प्रशासन हमारे खिलाफ चुनाव लड़। चैलेंज तो है ही, क्योंकि बीजेपी से कोई चैलेंज नहीं, बीजेपी के उम्मीदवार से कोई चैलेंज नहीं। यहां चुनाव जनता और प्रशासन के बीच चल रहा है। जनता और मतदाता बड़े पैमाने पर 3/4 से ज्यादा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में है। नेताजी की वजह से, नेताजी की मृत्यु की वजह से ये सीट खाली हुई है और नेताजी 24 तक के लिए चुने गए थे। जनता नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक तरफा समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए तैयार है। मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र में प्रशासनिक कर्मचारियों ने, पुलिस ने मर्यादा की सारी सीमाओं को तोड़ दिया है। एटा की पुलिस जिसकी ड्यूटी नहीं लगी हुई है, वे इंस्पेक्टर्स कल कोरावली क्षेत्र में घुसकर हमारे कार्यकर्ताओं को दौड़ाते रहे, पकड़ते रहे, थाने में बैठाते रहे, जेल भिजवाते रहे और किसी ने कोई बात नहीं सुनी।
और बीजेपी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य ने भी आज तक से बातचीत की। जरा सुनिए डिप्टी सीएम का क्या कुछ कहना है इन उपचुनावों को लेकर। मैं तो कह रहा हूं ना कि वो बूथ कब्जा जिनका स्वभाव रहा है और निष्पक्ष चुनाव हमारा स्वभाव रहा है, तो निष्पक्ष चुनाव और आयोग को भी मैंने इस बात संबंध में आग्रह किया है कि जहां ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, जहां बूथ कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां मतदाताओं को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां संज्ञान लें और उस पर कार्रवाई करें। लेकिन निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामपुर से राहुल गौतम जुड़ रहे हैं, सैफई से कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक के पास चलते हैं। कुमार अभिषेक, आज बड़े आरोप लगाए गए, लेकिन ये चुनाव जो है भले ही उपचुनाव है लेकिन प्रतिष्ठा का चुनाव है। जीत हो गई तो शायद चर्चाएं बहुत ना हो, लेकिन अगर हार हो गई तो फिर भविष्य को लेकर सवाल जरूर खड़े हो जाएंगे सपा के। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को और इन आरोपों को जो आज लगाए गए? बिल्कुल, देखिए आपने जो बात कही है वो बिल्कुल फैक्ट है कि सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर चुनाव में कुछ उलटफेर हो गया तो क्या होगा, क्योंकि ये वो गढ़ है जहां पर समाजवादी पार्टी आज तक हारी नहीं है, बीजेपी आज तक जीती नहीं है और इस बार बीजेपी कहीं ना कहीं दस्तक दे रही है। वो अपने आप को उसने जमीन पर इस तरीके से रखा हुआ है कि इस बार का चुनाव बिल्कुल आमने सामने का और बहुत ही कड़े मुकाबले में है। पहले तो मैं बता दूं कि मैं जैन इंटर कॉलेज में खड़ा हूं और ये वो जैन इंटर कॉलेज है जहां से खुद मुलायम सिंह यादव ने पढ़ाई की, लेकिन आज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या आज वोटिंग परसेंट बढ़ पाएगा। कुमार अभिषेक, मैं आपके पास लौटूंगा क्योंकि रामपुर में राहुल के साथ वहां के प्रत्याशी मौजूद है, इसलिए माफी के साथ आपको टोकते हुए मैं रामपुर जाऊंगा। राहुल, देखिए मैं मौजूद हूं, ये पुराना इलाका है रामपुर का और मेरे साथ समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं असीम राजा साहब वो मौजूद हैं और उनका साफ तौर पर यह आरोप है कि यहां पर पुलिस जो है वो वोटर्स को जाने से रोक रही है। जगह जगह जो मुस्लिम जो इलाके हैं वहां पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि जो मुस्लिम वोटर है वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दे सके। अजीम साहब, क्या कंप्लेंट आपको मिली है अभी तक, बताइए। पूरे शहर के में पुलिस ने पोलिंग नहीं होने दे रही है, मुसलमानों की गलियों में लोगों को रोक लिया है, पोलिंग बूथ तक जाने ही नहीं दे रहे हैं। आपके पास कोई सबूत है? आपने इलेक्शन कमीशन को अप्रोच करेंगे? कोई वीडियो, क्योंकि जाहिर है आरोप लगाना और उसको फिर प्रूव करना ये दो अलग चीजें होती हैं। प्रूफ है आपके पास? आप जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास? पूरा प्रूफ है और पूरा यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि इस वक्त तक रामपुर में 12-13% तक पोलिंग हुई है। आधा दिन गुजर चुका है। आपने कितने मंजर यहाँ देखे हैं पुलिस की ज्यादतियों के, कैमरामैन भी मौजूद हैं, वोट ही नहीं डालने दे रहे ना। तो साफ तौर पर देखिए समाजवादी पार्टी का ये आरोप है कि वोट ही नहीं डालने दिया जा रहा है जो ठीक है कार्यकर्ता है जो। ठीक है राहुल और कुमार अभिषेक, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे।